तो मेरी जर्नी बिगनिंग से लेके आज तक इज ऑलवेज रिलेटेड विद एक्सपर्ट्स कि जो भी कुछ बोलता था उससे सीख लो। अगर वॉचमैन भी बात कुछ बोलता है वो मैं उसको सुनता था। सीख किसी से भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आपको सीईओ होना चाहिए या प्रेसिडेंट होना चाहिए। एज अ व्यूअर मैं आपको जानना चाहूँ तो व्हाट आर द टॉप 3 क्वालिटीज यू लाइक टू गिव टू अस, लाइक फर्स्ट 100 इज कैसे होनी चाहिए? मेरे 100 डेज एक इंडिया की वेरी रिकग्नाइज कंपनी को इंटरनेशनली प्रेजेंट करते, रिप्रेजेंटिंग इंडिया दैट टाइम वाज अ बिग चैलेंज। उस जमाने में कहते थे कि मेड इन इंडिया। वो रियली सर, आज के जो फ्रेशर्स है हमारे बेसिकली कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर कदम रख रहे हैं अपने, तो सबसे पहला डर आप क्या देखते हो उनके अंदर? सो फ्रेशर्स दो किस्म के हैं। द बिगेस्ट वन इज द फ्री ऑफ इट। वो डरता है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये डर क्या इनबिल्ट आता है या किसी ने उसके अंदर डाला हुआ है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिथ क्या है सक्सेस को लेकर के? हार्ड वर्क। There is a very good saying in English, some people learn by other people's mistake. राइट। The rest have to be the other people. तो आप करो ना, डिसीजन लो। और आप 10 घंटे की बजाय उसी काम को आप 2 घंटे में खत्म कर देते हो। हो सकता है आप ऑफिस में बैठ के कुछ बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ नए लर्निंग्स ले रहे हो, बट कुछ ऑफिस में कुछ ऐसे भी क्रिटिसाइजर्स होते हैं जो आकर के सीनियर्स को बोलते हैं कि सर ये तो खाली बैठा है। उस कंडीशन में अगर सीनियर उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दे, टॉप परफॉर्मर और एवरेज में क्या डिफरेंस देखा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Ignite Journey. From failure to success, every journey inspires. Hosted by Rohit Biduri. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित बिधुड़ी। आई वेलकम यू ऑल टू द इग्नाइट जर्नी। आज का जो है पॉडकास्ट है हमारा आप सभी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स के लिए और हमारे यूथ के लिए बहुत ही जबरदस्त एक करियर का एक सिलेबस के रूप में भी साबित होने वाला है। बिकॉज आज जो हमारे बीच में जो पर्सनैलिटी बैठे हैं वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है, जिसमें से एक नाम रोहित का भी आता है। जब 2010 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, सबसे पहले जो मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी जो इंटरव्यू हुआ था वो सर के साथ ही हुआ था और बहुत कुछ सीखा था सर के साथ उस वक्त भी हमने। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए आज हमने सर को इनवाइट किया है अपने पास और मैं आज सभी के बीच में उन सबको बहुत जल्दी बुलाना चाहूँगा। उससे पहले मैं उनको बुलाऊँ तो उनके बारे में थोड़ा-सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। अभी रिसेंटली सर ने अपनी बुक लॉन्च की है, दैट इज़ कॉल्ड द अनलॉकिंग लीडरशिप एक्सीलेंस, जो कि अमंग बेस्ट सेलर है अमेज़न के ऊपर। रिसेंटली ही इज़ वर्किंग एज़ अ सीओओ ऑफ अ ट्राइबर्ग, जो कि एक ग्लोबल बाइंग एजेंसी है हमारी। एंड उससे पहले वो गोकुलदास एक्सपोर्ट में भी अब काम कर चुके हैं एज़ अ सीईओ। हिंदुस्तान लीवर में भी काम कर चुके हैं। ही हैज़ लाइक अ वास्ट एक्सपीरियंस बेसिकली। कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने कई सारे मैन्युफैक्चरर्स को बहुत बढ़ता हुआ भी देखा है और कई सारे यूनिक पर्सनैलिटीज़ को भी क्रिएट किया उन्होंने। तो आज ऐसी पर्सनैलिटी को हम अपने बीच में लेकर के आए हैं और स्वागत करना चाहेंगे आप सभी के बीच में। तो सर, रंजीत सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। काफ़ी दिन से हम आप सर को हम चेज़ कर रहे थे कि सर कि प्लीज़ वी वुड बी हैप्पी टू हैव यू एज़ अ गेस्ट ऑन आवर शो, और आज सर ने हमको टाइम दिया, सो वी फील वेरी हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड टू हैव यू हियर सर। I am also very happy to be on the show. सर, बिफोर वी स्टार्ट वी वांट छोटा सा एक अपने आप बताइए आप बेसिकली अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। I have been in the corporate industry बड़े साल रहा हूँ। मैं बाहर से पढ़ के आया था। I was educated in UK। उसके बाद मैं आया था द लार्जेस्ट सिंगल कंपनी इन इंडिया 1980s में, और आज भी बड़ी कंपनी है, was हिंदुस्तान लीवर्स लिमिटेड। मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था। दैट वाज द बिगनिंग ऑफ माय करियर। एंड एक फ़ायदा ये हुआ कि हिंदुस्तान लीवर्स में हम लोग 27-28 साल के थे, तो हम लोग को इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत दिया था, तो एक्सपोजर जो हमें मिलनी चाहिए थी वो बहुत मिली। बट मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल एजेंट्स, मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल कस्टमर्स, उसका सीख हमें बहुत मिला था। एंड हिंदुस्तान लीवर्स वाज अ वेरी बिग नेम एंड इट इज़ अ वेरी बिग नेम टुडे ऑल्सो। तो बहुत मज़ा आया। इट्स अ वेरी एथिकल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद में मेरी जर्नी थी कि हिंदुस्तान लीवर से मैं शॉ वॉलिस में गया था। इट वाज अ लिकर कंपनी, शॉ वॉलिस। एंड देन फ्रॉम शॉ वॉलिस आई वेंट टू द मुर्गापा ग्रुप, जो साउथ इंडियन की कंपनी है। उनके कंपनी का नाम है अंबाडी, कि वो भी एक्सपोर्ट रिलेटेड है। तो मेरी जर्नी बिगिनिंग से लेके आज तक इज ऑलवेज रिलेटेड विद एक्सपोर्ट्स। ओके। सो और मैं बहुतों को मिला और बहुत मेंटर्स मिले, बहुत कोचेज मिले, और उनसे मैंने बहुत सीखा। जी, सीखने का एक मैंने अपने आप एक फोकस रखा था कि जो भी कुछ बोलता था उससे सीख लो। अगर वॉचमैन भी बाहर कुछ बोलता है कि सर ये चालान ऐसे बनना चाहिए था, वो मैं उसको सुनता था और सीखता था। बिकॉज उनके आइडियाज भी आप देखोगे, सीख किसी से भी हो सकती है।
जरूरी नहीं कि आपको सीईओ होना चाहिए या प्रेसिडेंट होना चाहिए, आप तो शुरू नीचे से ही करोगे अपनी लाइफ की जर्नी, राइट? तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल इंटरेक्शन यू गॉट, प्रोवाइडेड अगर आपके अंदर में एक डेस्टिनेशन है कि मैं सीखना चाहता हूँ, वो जर्नी अंदर होनी चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। जैसे आपने लिखा है ना इग्नाइट, इग्नाइट का आपका इतना अच्छा मतलब है, आई एम सो हैप्पी टू सी इग्नाइट जर्नी आपने लिखी है। व्हाट डज इग्नाइट मीन? एक्चुअली इग्नाइट मीन्स इन द ट्रूएस्ट फॉर्म कि catching it's what you got to put fire on. Right. Fire means you're actually motivating somebody, you're inspiring somebody. So your ignite journey and interactions with people and people you done podcasts with is what you are motivating so many of your viewers. Thank you so much. It's a beautiful name. Thank you, sir, for giving your regards. सर हम स्टार्ट करते हैं ऐसे सबसे पहले सर, व्हेन यू एंटेड इनटू लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड देन प्राइवा और गोकुलदास जैसे आपने बड़ी कंपनी में आपने काम किया है, तो एज अ व्यूअर अगर मैं आपकी वीडियो को देखूं या फिर मैं आपको जानना चाहूँ, लाइक फर्स्ट 100 डेज कैसे होने चाहिए थे, आपके कैसे थे? मेरे 100 डेज, अगर आप हिंदुस्तान लीवर्स की बात करो, उन 100 डेज में हम लोग का फर्स्ट 60 डेज तो बड़ी ट्रेनिंग होती थी। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट था ट्रेनिंग करना, बिकॉज हम लोग एक इंडिया की वेरी रिकग्नाइज कंपनी को इंटरनेशनली प्रेजेंट कर रहे थे, एंड देयरफॉर वी वर ग्रेट एम्बेसडर्स टू यूनिलीवर। ओके। मदर कंपनी इज यूनिलीवर। तो हम लोग जाते थे इंडिया से, मेड इन इंडिया को हमने एक्सपोर्ट करना, एंड उस वक्त एक रूल निकला था फेरा का कि जो ये कंपनीज है जिनमें फॉरेन प्रिंसिपल्स हैं, तो हमें कंपनी से एक्सपोर्ट करना जरूरी हो गया था अंडर फेयर ऑब्लिगेशन, बट नॉट कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो उस स्टेज में जब हिंदुस्तान लीवर्स सोप बना रहा है, राइट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हम लोग जाके बेचते थे शूज जो हिंदुस्तान लीवर नहीं बनाता था। ओके। So we had to promote India, the Indian craftsmanship. So that is what was a great journey that time. And if you're going back 45 years ago, approximately, राइट। India was not known so much, right, in the export trade. हम लोग जूते बनाते थे, हम कारपेट्स बनाते थे, हम शिल्ड्स एक्सपोर्ट करते थे, हम शर्ट्स एक्सपोर्ट करते थे, हम चिक्की एक्सपोर्ट करते थे, हम लोग सब कुछ एक्सपोर्ट करते थे। So finding those markets representing India that time was a big challenge. उस जमाने में सूटकेसेस में बिल भी नहीं होते थे। 20 किलो के सैंपल लेके हम लोग गली गली जाते थे फॉर मार्केटिंग, ओके। राइट, एंड इट यूज्ड टू बी अ वेरी टफ जॉब। पर लगता था, लोग कहते थे ये तो लंदन गए हुए हैं, ये अमेरिका गए हुए हैं, ये स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, जी। पर वो चीज़ नहीं थी। हाँ, शौक था, ऑफ कोर्स दैट वाज एन इनिशिएशन कि यू आर गोइंग इनटू अ फॉरेन कंट्री, you're looking into a lot of things, you're looking at the country, learning so much. Right. But the challenge was that you were representing Unilever. There was a name behind the name. And we have to go and sell the Indian products. So made in India or make in India, हम लोग तो 1980 से इस कंपनी से फॉलो करते आए हैं. And that continued in my journey and the Ambanis also. At the, that's Ambadi is the name of the factory. अंबादी। Ambadi. ओके। And therefore, Ambadi is part of the Murugappa group. वहाँ पे हम लोग exports करते थे. So there we were doing floor coverings and textiles exports. So वो journey continue करती गई. और आज भी, after I retired from the corporate world, I became the managing director of William Corner, जो एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा buying house है, हांगकांग से आया था. ओके। And we were exporting garments and home furnishings. Again, make in India, we were promoting made in India. राइट। And so 1980 ka phase and that 2000 ka phase, 20 years later, I'm doing the same thing. But the market had changed. The manufacturing situations had changed. Government support was increasing during those time. Incentives were there. एक ज़माने में कोटा होता था garments के. राइट। So it has gone through a lot of changes. The journey has been very, very positive. The Indian entrepreneurs जो ये factories में है, इनका एक adrenaline है कि हम करेंगे. We were competing against countries where they had better technology than us, right? But we had more intelligence with us, the skill, the drive to do it. Now, skill doesn't mean कि हमारे labor skill थे, हमारे labor में skilling डाली गई थी. राइट। Garment ऐसे तो नहीं बन जाता. राइट। तो even the labor were able to understand क्या चाहिए. The process was challenging, but it was not that it was not achievable. And that is where India's exports grew and grew and grew and grew. राइट। So we were very happy with it. उस जमाने में कहते थे कि मेड इन इंडिया, ओ
रियली सर आज की जो फ्रेशर्स है हमारे बेसिकली जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर कदम रख रहे हैं अपना, तो सबसे पहला डर आप क्या देखते हैं उनके अंदर आप? तो फ्रेशर्स दो किस्म के हैं, अगर इफ आई ब्रेक इट डाउन। एक फ्रेशर्स होते हैं जो न्यूली रिक्रूट होते हैं, कॉलेज से सीधा आते हैं, कोर्सेज करके आते हैं, चाहे एनआईडी से आए, चाहे वो निफ्ट से आए, चाहे किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज से एकेडमिक अपने करके आता है। उनका जो सबसे बड़ा डर आई हैव कोलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड इट, जिसको हम लोग हैंडल करते हैं, इज द फियर ऑफ फेलियर। राइट। द बिगेस्ट वन इज द फियर ऑफ फेलियर, कि हम आ तो गए हैं बट ये हमसे होगा कि नहीं होगा। जब वो देखते हैं कि अपने ग्रुप में उनके पुराने कोलीग्स हैं और उनमें काफी हाई अचीवर्स भी हैं, जी। तो उनको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। सो दैट दे हैव टू एड्रेस इट। द सेकंड थिंग इज, भाई मैं अभी नया आया हूं, मेरे से मिस्टेक हो गई, व्हाट हैपेंस, मुझे कौन डांटेगा? दैट फियर इज ऑल्सो ओवर देयर। सो जो उसको रिस्क लेने कैपेबिलिटी है, वो उसको कैप्चर नहीं करता, उसको छोड़ देता है। उसका डिसीजन हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, पर वो डरता है कि मैं करूं कि ना करूं, रिस्क ऑफ फेलियर कैन बी देयर। मैंने मिस्टेक कर दी, 6 आदमी पूछेंगे आपने मिस्टेक क्यों कर दी, मेरा सुपरवाइजर क्या बोलेगा? तो सर आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये डर क्या इनबिल्ट आता है या किसी ने उसके अंदर डाला होगा ये? जब आते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, यू नो, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। व्हेन द एक्सट्रीम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, उसमें ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Right. When newcomers come in, right? They have a very good induction program. They have a very good training program. So people settle down. They understand what is required. In the other industry, somewhere it is not an organized sector. अब छोटी सी इंडस्ट्री में चले जाओ, आप किसी मुरादाबाद फैक्ट्री में चले जाओ, पानीपत फैक्ट्री में चले जाओ, भदोही में चले जाओ, जो छोटी छोटी हमारी टियर 2, 3, 4 की जो है, वहां पे ये प्रोसेसेस नहीं होते। तो जब वो फ्रेशर्स ज्वाइन करते हैं, उनको ज्वाइन करने के बाद में वो ट्रेनिंग इतनी नहीं होती जिससे इनका फियर साइकोसिस खत्म नहीं होता। अगर उनको ट्रेन कर दोगे, वो अडॉप्ट कर लेंगे। तो उनका फियर सिंड्रोम ज्यादा है जी। कि मैं डिसीजन लूं, अच्छा ये गलत हो जाएगा, क्या पता वो बेस्ट डिसीजन था उसका। हम लोग ने भी नहीं सोचा था, वो टीम ने नहीं सोचा था, पर वो बेस्ट हो सकता है। और फिर वो टीम के अंदर नहीं आते, बिकॉज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर दैट। मैं अपने आप को ही डाउट कर रहा हूँ। क्यों डाउट कर रहे हो भाई? Why are you doubting yourself? Right. Again, I might fail. My decision may be wrong. So this is the biggest fear factor on them. And it should not be really so, because उनको ये होना चाहिए कि मैं तो कर लूंगा, मैं तो इतनी अच्छी कॉलेज से आ जाऊं। प्रेशर होने से क्या होगा? प्रेशर इसका इतना पॉजिटिव अप्रोच हो सकता है कि आप कंपनी में नया आइडियाज लेके आए हो। दैट इज वाई हम लोग तो कहते हैं, आओ, tell us what we have not done, you should tell us, right? So we open their minds, we engage with them openly, and they come with brilliant ideas. बहुत अच्छे अच्छे ideas आते हैं जो बिल्कुल नए आते हैं, because वो चीज को एक नए अंदाज से देखते हैं, एक नए आई से देखते हैं। And sometimes I tell you what some of the best decisions or corrective action plans we put into our factories or into our administration offices or into our marketing, these brilliant ideas came from these freshers only, right? So they should have that confidence. भाई आपने इंटरव्यू तो पास कर लिया था, करेक्ट। इतना कॉन्फिडेंस तो है ना, आपका आ तो गए हो, तो आपको किस बात की इस बात का डर। डर होने नहीं चाहिए। सही बात है सर। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिथ क्या है सक्सेस को लेकर के? हार्ड वर्क एक सबसे बड़ा मिथ है कि हार्ड वर्क इज सक्सेस। दैट इज अ मिथ। आई एम नॉट denying that hard work is required, but it is not the only factor, attribute, or a parameter to success. Smart work is also part of it. Okay. Networking is also part of it. Team building is part of it. So if you see a combination, that is success. Making mistakes is part of success. Because failure, if you think it's a fail, you've actually learned on the job. It's a great opportunity. Right. इसके बाद में आप उतना सीख गए हो कि वो चीज आप रिपीट नहीं करोगे। There is a very good saying in English, some people learn by other people's mistake. Right. The rest have to be the other people. तो आप करो ना, डिसीजन लो। तो ये मिथ निकाल देना चाहिए कि खाली हार्ड वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क करो, नेटवर्किंग करो, सेल्फ डेवलपमेंट करो, स्पेंड टाइम ऑन लर्निंग योरसेल्फ। Doesn't matter when you just come fresh from the college also, you come from the best
4 years course or a 5 year course. Continue your learning process. ये नहीं बंद होना चाहिए. राइट This is important. सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने कई सारी बड़ी-बड़ी जायंट्स के साथ आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है। तो आपने टॉप परफॉर्मर भी देखे हैं, आपने एवरेज परफॉर्मर भी देखे हैं। सो व्हाट आर द मेन डिफरेंस यू हैव सीन बेसिकली इन दीस टू पीपल्स? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये हर एक कंपनी इसको असेस करती है. ओके, जब आपने कहा ना टॉप परफॉर्मर, तो वो टॉप ही होगा. इसकी हाई परफॉर्मेंस लेवल है. हाई परफॉर्मेंस इज मेजरेबल परफॉर्मेंस, बिकॉज कंपनियों के अंदर में गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसे आप मेजर करते हो. सो जो हाई परफॉर्मेंस मैनेजर और एन इंडिविजुअल है, उसका डेडिकेशन एंड पैशन इज ग्रेटर देन एनीबॉडी एल्स. वो ये काम को 9 to 5 जॉब नहीं सोचता है. वो आता है ये मेरी हॉबी है. मतलब हैप्पीनेस फील करता है उसको। तो हैप्पीनेस फील करता है कि वो, अगर आप गोल्फ खेलने गए हो, आपने गोल्फ का शॉट मारा, वो बॉल होल पे नहीं गई, वो पानी में चली गई, आप नेक्स्ट शॉट के लिए फिर उतने पैशन से जाते हो, बिकॉज ये आपकी हॉबी है. राइट, सो यही लोग अपनी हॉबी बनाते हैं कि काम मेरा हॉबी है. इट्स नॉट द आवर्स वी पुट इन, इज व्हाट वी पुट इन द आवर्स मोर इंपॉर्टेंट. करेक्ट। सो ये हाई परफॉर्मेंस इनका वो है, वो बहुत प्रोएक्टिव होते हैं. दे आर थिंकिंग, दे आर वेरी फोकस्ड. हर एक चीज को वो मेजर करते हैं, बहुत डिटेल में जाके काम करते हैं। वो बहुत डिटेल में काम करती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो एक टीम बनाते हैं. उनके पास एक टीम का कल्चर होता है, वो सबको लेके चलते हैं, बिकॉज देयर इज नो आई इन अ परफॉर्मिंग टीम. राइट, देयर आर मेनी वीज बिहाइंड द आई, एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो हाई परफॉर्मर क्या करेगा, अपनी टीम को साथ में लेके आए, एंड हिज कम्युनिकेशन इज सो गुड विद हिज टीम मेंबर्स दैट एवरीबॉडी वर्क्स, he explains properly, and therefore he becomes an high performer. An average performer is the opposite of high performer. ऑब्वियसली। बट सर, हमने ऐसा भी कई बार देखा इंडस्ट्री के अंदर, सिंस आई एम आल्सो वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और आप 10 घंटे की बजाय उसी काम को आप 2 घंटे में खत्म कर देते हो, फिर आप फ्री हो, फिर हो सकता है आप ऑफिस में बैठ के कुछ बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ नई लर्निंग्स ले रहे हो, बट कुछ ऑफिस में कुछ ऐसे भी क्रिटिसाइजर्स होते हैं जो आकर के सीनियर्स को बोलते हैं कि सर ये तो खाली बैठा है, ये कुछ कर ही नहीं रहा. तो उस कंडीशन में अगर सीनियर उनको प्रेशराइज करना स्टार्ट कर देगा, तो क्या वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देंगे एक अच्छे कैंडिडेट की? मतलब कैसे? It's every individual in this challenge will take it differently. हम्म, अगर आपका सीनियर and you are a trusted, reliable team participant, तो वो आपकी रिलायबिलिटी पे, काम पे, चाहे आप 2 घंटे में करो या 1 घंटे में करो या 3 घंटे में करो, वो कहता है कि मैंने काम दे दिया तो ये कर लेगा. कर लेगा, करेक्ट। ठीक है. सो जो लोग सोचते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इज ग्रेटर, मैं कहता हूं नो, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट इज ग्रेटर. जब आपका सुपीरियर आप पे ट्रस्ट करता है और आप पे रिलायबिलिटी है, तो वो उसको बहुत ऊंचा स्थान देता है. इज द बिगेस्ट एट्रीब्यूट, बिकॉज जो वर्ड ट्रस्ट है, इसका वर्ड टी हटा दो तो क्या बनता है? बस, रस्ट बन जाता है. करेक्ट। तो वो भी फिर बैठे बैठे कहता है आई एम नॉट ट्रस्टवर्दी. कभी कभी आप सुनते हो मैनेजर्स कहते हैं ये बहुत अच्छा है बट इज नॉट रिलायबल, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, अच्छा अब इसको दे देते हैं. सो दे मे गो टू अ मीडियोकर परफॉर्मिंग पर्सन बिकॉज ही इज ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल. राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड एवरी सेगमेंट सीज इट डिफरेंटली, एवरी सीनियर सीज इट डिफरेंटली, but ये जनरल ट्रेड है. व्हाट इज द मेन टॉप 3 क्वालिटीज एक सीईओ और एक सीओओ के अंदर होती है, जो कि एक नॉन नेगोशिएबल कैपेबिलिटीज होती है? जो पहले तो मैं आपको एक मुद्दे पे मैं अपने आप को बहुत चैलेंज करता था जी, कि जब मैं सीईओ बना तो मुझे ये बड़ा डेजिग्नेशन बड़ा अच्छा लगता था, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. आफ्टर सम टाइम्स आई फेल्ट लिटरली, इज दैट व्हाट इट इज? नो, इट्स नॉट दैट. बिकॉज मैं जर्नी से आया था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट बना, सीईओ बना, सीईओ बना. सीईओ का डेफिनेशन क्या है? अब मैंने कईयों से पूछा, मुझे नहीं बता सकते अदर देन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. मेरे हिसाब से जो इंडस्ट्री में हम लोग हैं, और इट कुड बी द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सी स्टैंड्स फॉर कस्टमर्स. ओके, वो आधा सी होता है. कभी भी छोड़ के चला जा सकता है कस्टमर अगर आप परफॉर्मेंस नहीं करो. ये बड़ी कमाल की बात बताई सर, वो अपना आधा होता है वो। कैन नॉट बी टेकन फॉर दैट. राइट, राइट। E is for employees. ओके, Employees means retention, growth, training. They are expecting this. करेक्ट, And O means if you have customers, you have great employees, then the organization is complete. राइट। If anyone is missing, then that O is a zero.
So customer, employees and organization build up is the responsibility and accountability of a CEO. वो ये देखता है, वो पोजीशन एक डेजिग्नेशन डेस्टिनेशन नहीं है, वो उसकी जर्नी के बाद में वहां पहुंचा है. And therefore he has CEO means he's a leader. Correct. Leadership, he is the prominent leader. There can be many leaders in the organization. Even a junior manager is a leader for his team. But CEO के लिए ये है उसको visionary बनना पड़ता है. Because he's going to take the company from where it is to what he is visioning. वो vision statement अपना लिखता है, वो अपना mission statement लिखता है, वो अपने objectives लिखता है, वो अपने goals specify करता है. And then obviously the shareholders dividends तो देने पड़ते हैं. At the end of the day, the stakeholders are involved. Right. All businesses are involved. At the end of the day, profit है कि stakeholders को मिला नहीं, dividend मिला कि नहीं मिला. या आप owner हो, आपका business है, आपको profit मिला कि नहीं मिला. So this is a big accountability and responsibility. So he gives a direction. He's like a GPS, Guru Positioning System, जिसको मैं बोलता हूँ जी. कि वो गाइडलाइंस देता है. और जो COO होता है वो ऑपरेशनल एक्सीलेंस को ड्राइव करता है ऑन द CEO's visibility. Okay. The CEO understands operations very well, but he has the CEOs managing operations full time. And उसकी जो plans हैं उनको एक्शन में डालता है. No plan is good enough if you do not execute it. आप कितने भी प्लान बना लो, कागज बना लो, मीटिंग्स कर लो, सब चीज हो गया, बट इसको एक्शन ही नहीं डाला. चाय कॉफी बंद हो गई, कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए, शाम को घर चले गए, फिर अगले दिन आगे एक और मीटिंग कर ली. नो गुड. If you are not going to execute what you have done in your meetings and there's no action, Right. then you are really not managing your business. Correct. So CEO और CEO में यही फर्क है. Indians have great CEOs, right? And thank you so much for all the people who are watching our podcast right now. तो अगर आपको हमारा पॉडकास्ट समझ में आया हो और जबरदस्त लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे उनकी लाइफ के अंदर भी चार्जेस बहुत अच्छे नजर भी आएंगे.